एक्चुअली मैं अब तक लगभग नाना करते हुए मुझे ऐसा लगता है 50 बच्चों से बात कर चुका हूँ रिजल्ट आने के बाद, जो फेल हुए हैं, जो एग्जाम नहीं निकाल पाए। आई विल नॉट से फेल हुए हैं, फेल होना गलत वर्ड होगा। आई विल से आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द रीजंस कि वाई दे आर नॉट एबल टू क्रॉस 200। बिकॉज अगर आप 70 नंबर भी लिया है, 100 नंबर भी लिया है, 120 भी लिया है, 150 भी लिया है, तो कुछ तो लाए हो आप। ठीक है ना। पॉइंट इज ये कि वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं था। एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 की, या अगर आपने बोथ ग्रुप दिया तो एक्सेप्टेबल लिमिट है 400 की। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आप अपनी तरफ से आपने किया, लेकिन जो एक एक्सेप्टेबल लिमिट थी 200 नंबर की या 400 नंबर की, वो हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो आज हम सबको मिलकर ये जानना है कि हम वो 200 या 400 तक कैसे पहुंचे। तो मेन मुद्दे क्या है जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला बच्चा जो इस समय क्वेश्चन पूछता है कि मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊं, ठीक है ना, या इस समय मैं ग्रुप 1 के लिए जाऊं या ग्रुप 2 के लिए जाऊं। ठीक है ना। एक तो ये मुद्दा जनरली जो है बच्चों का इस समय बहुत ज्यादा है। काफी बच्चों को इसके अंदर डाउट है। सेकंड, उनके मन में ये डाउट है कि अगर वो इस पॉइंट पे क्लियर है भी या नहीं भी है, तो हाउ टू रीस्टार्ट अगेन। ठीक है ना। कैसे जो है रीस्टार्ट करें। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है उन लोगों के सामने, अ, यही दो मुद्दे तो हैं मोटे मोटे। ये सुनो, ये दो मुद्दे तो है ना, हाउ टू रीस्टार्ट और बोथ ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2। और तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन रीजंस, व्हाट आर द मेन रीजंस कि हम जो है 400 क्रॉस नहीं कर पाए। व्हाट आर द मेन रीजंस 400 या 200 जो हमारे आने चाहिए थे, वो हमारे क्रॉस नहीं हो पाए। देखिए साहब, आप लोग जो कहते हैं बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, इसके ना बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक वैसे बड़ा सब्जेक्टिव आंसर है, लेकिन यस, आई विल गिव यू सर्टेन क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड कि बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। देखो, जिन बच्चों ने इस बार ग्रुप 1 दिया था, ठीक है ना, और अगर उनके नंबर 160 से मैं कहूं 175 के बीच में है, उनके नंबर जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था, प्लस उन्होंने ग्रुप 2 जो है स्टार्ट कर दिया था अपना पढ़ना, ग्रुप 2 जो है उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, या मैं ऐसे बच्चे कहूं जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था और उनके जो है 175 प्लस मार्क्स आए हैं ग्रुप 1 के अंदर, प्लस ग्रुप 2 जो है उन्होंने नॉट येट स्टार्टेड, अभी तक उन्होंने जो है ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं भी किया है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, मैं कहूंगा कि वो जो है वो ग्रुप के लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है डाउन द लाइन वो थोड़े कंपैरेटिवली गुड हालात में है। उसकी शर्त लेकिन ये है कि आपने ग्रुप 1 में 160 से 175 ले लिए थे, और ग्रुप 2 जो है आपने अपना स्टार्ट कर दिया था। हो सकता है आपने एक सब्जेक्ट जो है कम से कम कंप्लीट कर लिया हो। यहाँ पर एक कंडीशन और देना चाहूंगा, स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एक चैप्टर किया, मिनिमम 1 सब्जेक्ट कंप्लीटेड। ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं, लेकिन शर्तें बहुत होंगी उसमें भी। या अगर आपने 175 से ऊपर लिया है ग्रुप 1 के अंदर और ग्रुप 2 अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, आपने एक ही ग्रुप दिया था और उसमें अभी आपके 160 से कम आए। ठीक है ना, 160 से आपके जो है वो कम आए हैं, तो फिर यार एडवाइस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आप बोथ ग्रुप के लिए जाएं। उस केस में मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूंगा कि भैया आप जो है एक ग्रुप के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं जो आपको करनी होती हैं। ठीक है ना। तो ये मेरी एक सब्जेक्टिव गाइडलाइन है। अगेन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है 3.0 कोर्स, ठीक है ना, उसके अंदर गाइडलाइन सेक्शन के अंदर मेरी काउंसलिंग होती है, जिसमें आप मेरे से 1 to 1 जो है बात कर सकते हैं 4:30 बजे से। तो वहां पर इस मुद्दे पे और डिटेल में चाहे तो आप डिस्कस कर लें। अब मेन जो मुद्दे हैं आज के, उसके ऊपर बात करता हूँ कि कैसे रीस्टार्ट करना है और क्या मेन रीजंस होते हैं कि जिस वजह से हम जो है नहीं निकाल पाते। इस बार जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया ना, इस बार मैंने जब बच्चों से बात करी, वो सबसे बड़ा मेन रीजन जो मुझे नजर आया, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों रीजन समझ में आया, पहले तो मैंने सोचा
कि मॉक टेस्ट ही क्यों रीजन बना। मतलब इस बार जो मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे वो ये समझ में आ रहा था कि वो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, इस वजह से जो है वो फेल हो गए। कारण क्या था जरा समझना। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इस बार के जो पेपर थे ना वो कंपैरेटिवली जो है वो लेंदी थे, और लेंदी होने की वजह से उनको ना वहां पर प्रॉब्लम क्या आई, लेंदी भी कहूंगा, साथ में कहूंगा कि थोड़ा सा ना उन्होंने ट्रिकी वे अपना रखा था। ट्रिकी वे क्या अपना रखा था भाई? ट्रिकी वे ये अपना रखा था कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई एक आधा पॉइंट टेक्निकल डाल दिया। शुरुआत के दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल कर दिया, बाद का पूरा पेपर लॉलीपॉप कर दिया। तो टेक्निकली डिजाइन पेपर कहूंगा, या ट्रिकी वर्ड भी आप उसको कह सकते हो, या और बेटर वर्ड यूज करना चाहो, कि वो जो पेपर थे ना वो टेक्निकली डिजाइन थे। जितना मेरे पास फीडबैक है, ठीक है ना, हमारी पूरी टीम ने जो रिसर्च किया कि इस बार के पेपर लेंदी थे, ट्रिकी थे। ट्रिकी का मतलब वो टेक्निकली डिजाइन किए हुए थे कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे थे। और इस वजह से क्या हुआ कि जिस बच्चे को आदत नहीं थी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की, जिस बच्चे को ये आदत नहीं थी, जिसने मॉक टेस्ट पेपर्स आज तक नहीं किए थे, वो पेपर दे करके घबरा गया। और पेपर दे करके घबरा गया, उसको यही समझ में नहीं आया कि मुझको पेपर प्लानिंग किस तरीके से करनी। और ये पेपर प्लानिंग जो नहीं कर पाए वो जो है कहीं ना कहीं बच्चे को फेल करवा गया। दिस इज द मेन रीजन, this is the main reason why the most of the students are not able to cross 200 marks in case they are appearing for the group 1, or they are not able to cross 400 marks if they were appearing in the both the groups, ठीक है। सो दिस वाज द मेन रीजन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस बार चीजों को कवर अप नहीं कर पाए। तो हमको कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, जो भी बच्चे नहीं हो पाए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है ना, या लेस देन 200 है, लेस देन 400 है, वट एवर यू से इट, देखो आप ना अपने तैयारी को तीन कैटेगरी के अंदर बांट दो। सबसे पहला, ऐसे पेपर्स जिसके अंदर आपके, मैं कहूं 50 या ज्यादा आए हैं, 50 और मोर। कुछ तो ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें आपके 50 या ज्यादा नंबर आए हैं, 50 या उससे ज्यादा, भाई कुछ तो होंगे ना जिसमें आपके आए हैं, यस और नो, ठीक है। तो जिसमें आपके 50 या उससे ज्यादा आए हैं उसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन आप उसकी रिवीजन को दीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या रिवीजन करना है साहब? जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए थे उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना, जो भी आपने क्वेश्चन बैंक किया था, और या आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर की थी तो, नहीं की थी तो उसको कर लो, ठीक है ना। आप 2 से 3 दिन लगा करके जो है उसको रिवाइज करिए। जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी आपने जिस भी कोचिंग से पढ़ा था उसका क्वेश्चन बैंक, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, आरटीपी के हो गए, ठीक है ना, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, ठीक है ना, और पास्ट एग्जाम हो गया। और ये मतलब जो भी आप जहां से भी पढ़ लेते और 50 से ऊपर नंबर आपके आए हैं, 2-3 दिन लगा के सबसे पहले उसको रिवाइज करिए। और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपके 50 से ऊपर आए हैं, जिसकी आपने 2-3 दिन में लगा के रिवीजन कर दी, सिर्फ आपको एक टारगेट करना है कि मुझे उसका वीकली 1 मॉक टेस्ट पेपर देना। क्या करना है मुझे? उसका वीकली एक मॉक टेस्ट पेपर जो है वो देना है। और मॉक टेस्ट पेपर देके ना उसे घर में रखना, जो तुम करते हो बेशर्मो, उसे चेक करवाना है, घर में नहीं रखना। गेट इट चेक्ड एंड चेक्ड फ्रॉम टीचर। टीचर कौन सा? जिसपे एक्सपीरियंस हो, जिसको आता हो, खुद मत करने बैठ जाना। ये बहुत बहुत जरूरी, आप इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले अपने, अगर जिसमें 50 या उससे ज्यादा आए हैं, क्या करना है उसमें अपने को 2 से 3 दिन लगा के रिवीजन करनी है। कैसी करनी है बता दिया आपको। और उसका अपने को वीकली 1 मॉक टेस्ट पेपर देने की आदत डाल देनी है। तो एग्जाम तक आप देखिए आपके पास कितने महीने हैं? 4 महीने हैं, मोटा मोटा 4 महीने तो नहीं कहूंगा, 3.5 महीने हैं, ठीक है ना। तो 3.5 महीने हैं आपके पास। 3.5 महीने के अंदर आपके पास जो है 10 वीक्स आते हैं। और हमने भी आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के दे रखे हैं। तो आपके 10 मॉक टेस्ट पेपर जो है उसके हो जाने चाहिए। इससे पता है होने क्या वाला है? क्या होगा इस एक्सरसाइज से? आप इस सब्जेक्ट में जिसमें आप 50 या उससे ज्यादा लेके आए हो, 60 से ऊपर लाए हो तो एग्जाम्प्टी हो गया, फिर वो पेपर तो करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपने अगर ये चीज एक्सरसाइज अपना ली ना, आप लिख लेना मेरे पेपर पेन में, मेरी जुबान रिकॉर्ड कर लो, आज रिकॉर्ड कर लो इस बात को मोबाइल से, कि अगर आपने इस बात को मेरी मान लिया कि मेरे जिसमें 50 से उससे ज्यादा है, मैं उसके 2 से 3 दिन रिवीजन करके डेली एक मॉक टेस्ट की आदत डालूंगा, चेक करवाऊंगा टीचर से, खुद चेक नहीं करूंगा, चेक होके आएगा तो एनालिसिस करूंगा मेरी गलतियां कहाँ हुई। और आपने अगले 3.5 महीने 10 हफ्ते हर हफ्ते में एक मॉक टेस्ट करना है। 10 मॉक टेस्ट कर लिए,
इस सब्जेक्ट के अंदर आपके 70+ आएंगे। यही पेपर आपका सीधा जो है एग्रीगेट बनवाएगा। लिख लो, दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। तो अपने को स्ट्रैटेजी नंबर 1 साहब क्लियर हो गए, ठीक है ना। अगली पे आते हैं। अगला क्या है साहब, जिसमें अपने 42 मार्क्स आए, ठीक है, ऐसे जो सब्जेक्ट है। इसमें क्या करें साहब, इसमें मैं आपको कहूंगा, आप सबसे पहले जो अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, नहीं ली है तो उसको ले लो, है तो बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ठीक है ना। इसके आप जो है क्वेश्चंस सॉल्व करो। क्या साहब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने? नहीं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मैं हर बार जो है कुछ चैप्टर्स बताता हूं बच्चों को कि भाई ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जहां से बहुत अच्छा पेपर एग्जाम के अंदर आता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जैसे अब 42 है तो कुछ तो पढ़ के गए थे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, एकदम एग्जाम्पल है बस, ये आप जैसे मर्जी इसको इंप्लीमेंट करना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ अकाउंट्स का, ठीक है ना। अब सपोज अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हायर परचेज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, ब्रांच हो गया, प्रॉफिट प्रायर हो गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या है आपके, क्योंकि 42 मार्क्स आए हैं, तो इसमें से ना कुछ चैप्टर तो आपने बहुत अच्छे कर रखे थे, बहुत अच्छे कर रखे थे, उसका मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे दूं तो आप कर सकते हैं। और जनरली से सपोज आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हुआ था, इंश्योरेंस बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है ना, हो सकता है आपका प्रॉफिट प्रायर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये जो है ना आपने कम प्रैक्टिस किया था। ये आपको खुद पता है, ये आपको ना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या करना पड़ेगा आपको, सेल्फ एनालिसिस, कि जिन सब्जेक्ट्स में मेरे 42 मार्क्स आए हैं उसमें मैंने कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी। कुछ तो मैंने बहुत अच्छी की थी, कुछ मैंने कम की थी। तो ऐसे चैप्टर्स जिनकी प्रैक्टिस मैंने कम की थी, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सपोज 10 चैप्टर है, आपने करे ही 6 चैप्टर थे, हो सकता है 6 ही चैप्टर करे, ठीक है ना। 4 आप कंप्लीटली छोड़ के गए, 6 आपने बहुत अच्छे से करे, ये भी हो सकता है। तो कम से कम 10 थे, 6 करे थे, तो कम से कम 2 नए चैप्टर और करो, ठीक है। या आप जो है करके तो 10 के 10 गए थे, लेकिन 10 में से जो है आपने 6 अच्छे से करे थे, 4 को ऐसे ऊपर ऊपर से उड़ा दिया था, उसके क्वेश्चन वोश्चन प्रैक्टिस नहीं करे थे। तो जो आपने ऊपर से उड़ाए थे ना, या जो आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए थे, ठीक है ना, ऐसी चीजों को क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और उसकी जो है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के सबसे पहले क्वेश्चंस सॉल्व करना, स्टेप नंबर 1। ताकि जो कहते हैं ना गड्ढे हो गए रोड पे, जब रोड पे गड्ढे हो जाते हैं तो देखना पड़ता है कि गड्ढे कितने गहरे हैं। अगर हल्के हल्के गड्ढे हुए हैं तो उसको हम भर सकते हैं, ठीक है ना, सीमेंट लगा के उसको भर दिया, सही तरीके से भर देंगे, रोड मस्त चलेगी। तो अभी ये क्या है, हल्के गड्ढे हैं, जिसमें आपके जिस सब्जेक्ट में आपके 42 मार्क्स आए हैं वो आपकी ऐसी रोड है जिसमें गड्ढे तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रोड को तोड़ करके हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। उस पे क्या है, हमें ना फिलिंग करनी है। और फिलिंग क्या करनी है कि जो चैप्टर्स अपन के थोड़े कम प्रैक्टिस हुए थे, या जो चैप्टर्स कंप्लीटली इग्नोर हुए थे, उसको अच्छे से करके उसका परफेक्ट प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट देखने की भी जरूरत पड़ती है तो आप कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज कि इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट करना है। क्या करने हैं आपको इसके अंदर, चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट क्या करने हैं साहब, सबके करने पड़ेंगे। क्या सारे चैप्टर्स के हमें टेस्ट देने पड़ेंगे? नहीं। इसमें आप बेशक सारे चैप्टर्स के टेस्ट ना दें, चैप्टर वाइज टेस्ट उनके दें जो आपके कम प्रिपेयर थे, तब भी आपको चलेगा। ये एक्सरसाइज आप करेंगे। ये एक्सरसाइज करने में कितना टाइम लग जाएगा साहब, मुझे ऐसा लगता है जिसमें आपके 42 मार्क्स आए उसमें आपको ये एक्सरसाइज अगर करनी है तो 5 से 7 दिन का टाइम जो है आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं। सिंसियरली करेंगे 5 से 7 दिन में हो जाएगा। और जब इस ऐसे सब्जेक्ट में आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसके आप उसके जो है फुल कोर्स के मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। किस बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, कि हर वीक में जो है मुझे कम से कम उसका एक फुल कोर्स का मॉक टेस्ट देना है। और उसमें भी फिर वही, आपके पास 10 हफ्ते नहीं होंगे, चलो 9 हफ्ते होंगे, 8 हफ्ते होंगे, तो वहां पर भी आप जो है आराम से 8 से 9 मॉक टेस्ट पेपर दे पाएंगे। और इसमें भी अगर आपने एक्सरसाइज कर दी तो आप देखेंगे एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स में भी आपके 65+ मार्क्स जो है बड़ी आसानी से आएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब आते हैं कि भाई साहब अपने जो है लेस देन 40 आए थे,
इसमें ना दो कैटेगरी के बच्चे हैं, ध्यान से समझो। लेस देन 40 में आपके 30 या उससे कम आए थे, ठीक है, या आपके 31 से 39 आए थे, डिफरेंस है। यहां आपको क्या करना है, अगर आपके 30 या उससे कम आए थे, 30 या उससे भी आपके कम नंबर आए थे, 30 या उससे भी कम आपके नंबर आए थे, तो आपको क्या करना है साहब, आपको जो है ना, ये समझ लो कि वो सब्जेक्ट आपका जीरो प्रिपेयर्ड है। आप एकदम ये मान के चलो कि अपने को वो सब्जेक्ट जो है एकदम जीरो प्रिपेयर्ड है, और एकदम जीरो लेवल से जो है मुझको उसको तैयार करने की जरूरत है। क्या करूं साहब, किस तरीके से करूं? सबसे पहली चीज, आप उसका बैच 75 करिए, ऐसे सब्जेक्ट में आप बैच 75 करिए। सेकंड चीज, परफेक्ट प्रैक्टिस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो आपको बैच 75 में करवाए जाएंगे। देखो, बैच 75 में टीचर सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकते, टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। बैच 75 एक सब्जेक्ट का लगभग 40 घंटे का है, 40 घंटे में हम 75% कोर्स करवाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। पर तो जो जो चैप्टर आपको टीचर बैच 75 में करवाएंगे, जो कि आपका शुरू हो रहा है कब से, 21 जुलाई से, ठीक है ना, 21 जुलाई से। तो बैच 75 में आप उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। तीसरा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। और जब आपका ये हो जाएगा, 75% कोर्स हो जाएगा, आप चैप्टर वाइज टेस्ट ये सब हो जाएंगे, तो लास्ट में जो है आप इसके मॉक टेस्ट के ऊपर स्विच ओवर करेंगे, ठीक है। ये 30 या उससे कम अगर आपके नंबर आए हैं तो उसके लिए आपके पास ये सोल्यूशन है। साहब बैच 75 देना देखना जरूरी है। अब बैच 75 नहीं देखना चाहते लाइव, तो दो ऑप्शन है, या तो आप इस लाइव की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना, या दूसरा ऑप्शन आपको ये है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्री रिकॉर्डेड है, जो हमारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना, जो हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, उससे आप बैच 75 के चैप्टर्स भी जो है कवर अप कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड से भी कवर अप बैच 75 चैप्टर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज क्या आ जाती है, यहाँ पर एक हैक है, जो आपने मेरे से पूछा था कि साहब अभी जो है हम क्या करें, ये 15 दिन का जो टाइम है बैच 75 स्टार्ट होने में, हम इसमें क्या करें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इनको उठा लीजिए जिसमें 50 या उससे ज्यादा नंबर आपके आए हैं, या जिनमें 40 से 49 आए हैं, क्योंकि इसमें भी आपको चीजें कवर अप करनी है। इसमें मैंने बैच 75 आपको एडवाइस नहीं किया है, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर लेस देन 40 है तो 30 और लेस वालों को तो पूरा ही करना है। तो वो 15 दिन में जो है आप उनको उठा लीजिए जिसमें 50 से ज्यादा है, या 42 49 आए, ठीक है ना। और जिसमें 30 से नीचे है उसको बैच 75 से करिए, उसको परफेक्ट प्रैक्टिस करिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। बैच 75 लाइव नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। वो नहीं समझ में आ रही, प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अंदर जो है आप बैच 75 के चैप्टर्स वहां से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप करना चाहें, बहुत सारे ऑप्शन जो है ग्रूमिंग में अंदर आपको मिलते हैं। समझ में आ गया? तो समझ में आया आपको बैच 75? गॉट इट? सब 31 से 39 आए, तो क्या करें? देखो, जो 31 से 39 लाए हैं ना, वो ये देख लें कि क्या बैच 75 में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो उनके स्ट्रांग हैं। अब सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लॉ में हम पूरा अदर लॉ कराएंगे बैच 75 में, आपको लगता है कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला बहुत अच्छे से आता है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो 31 से 39 वालों के लिए भी सेम है कि उन्हें बैच 75 के जितने चैप्टर्स हैं उसके परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट करना है, वो तो है। लेकिन यहां पर क्या उनको बैच 75 पूरा अटेंड करना है? वहां उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि दे कैन इग्नोर दोज चैप्टर्स इन विच दे आर कॉन्फिडेंट, इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, बेसिकली उसको आप जो है इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ऐसे चैप्टर ज्यादा होंगे नहीं, एक दो होंगे। अगर आपको लग रहा है कि सारे ही चैप्टर ऐसे हैं, तो फिर आप एक भ्रम में जी रहे हो, फिर आपको पूरा ही करने की जरूरत है। समझ में आया? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।